जय हिंद। मौत की मंडियों में सबने बढ़ बढ़ के बोलियां दी हैं और जब भी मांगी मेरे देश ने कुर्बानी, माओ ने भर भर के झोलियां दी हैं। और आज सिऊ की नगरी सिवनी में हमारे ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन पराक्रम, कारगिल योद्धा दीपचंद सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार। तो आज हम इनसे इनके बचपन के बारे में जानेंगे। तो सर, आपके बचपन के बारे में बताइए, आप कहाँ पले बढ़े? सबसे पहले तो मैं जय हिंद बोलता हूँ और मेरा नाम नायक दीपचंद, पंचग्रामी गांव पावड़ा हिसार हरियाणा का रहने वाला हूँ मैं जी। वहीं पर मेरा बचपन बीता है। गांव में ही पढ़ाई हुई है और गांव से ही शिक्षा ग्रहण करने के बाद में ही मैंने भारतीय सेना के बारे में सोचा। जी। क्योंकि मेरे सेना में कोई भी नहीं था, ना रिश्तेदारों में है ना आजू बाजू में है। तो मैंने जो सेना को ज्वाइनिंग करने की सोची, नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की जो वर्दी फोटो रहती थी, जो हम लोग कैलेंडर लगाते हैं घर में, यस सर। तो उसको देख करके मैंने मन में सोचा कि नहीं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तब फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैंने भी ये वर्दी पहननी है। और इसमें सबसे ज़्यादा साथ दिया है मेरे दादा दादी ने। हम खेती में जाते थे तो मैं मेरे दादा को बोलता था कि भाई बात करते करते खेतों में पैदल चलते चलते कि मैं फौजी बनूंगा, तो मेरे दादा बोलते थे ठीक है, जरूर बनना है। मतलब अच्छा, बचपन से ही मुझे ये जुनून था कि ये वर्दी पहननी है। मगर ये नहीं पता था कि भाई ये बचपन का सपना मतलब पूरा होगा। मगर बचपन में सपने देखते थे। बचपन में तो मेरे दादाजी बोलते कि तुम ये भी बोलता था कि मैं हाथी को पालूंगा। मगर अभी आपको पता, जब बड़ा हुआ तो हाथी की कितनी खुराक रहती, कहाँ से पालन पोषण करेंगे। जी 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 जी, सही बात तो है। ये वहीं से शुरुआत हुई सर। सर, जब आप बड़े हो रहे थे तो आपने क्या सपना देखा था कि क्या करना है? बस मेरा तो एक ही सपना था। मैं बोला ना आपको कि इस टाइम दीपावली के ऊपर साफ सफाई, देखो एक पूरे साल भर में एक फेस्टिवल ऐसा था दीपावली, जिसमें हम घरों की साफ सफाई करते हैं। जी। जब हम साफ सफाई करते थे तो उस टाइम कैलेंडर होते थे, शहीद आजम भगत सिंह के, राम के, इसके हमने देखा तो किसी को नहीं, लेकिन फोटो के माध्यम से हमने देखा कि ऐसे ही होंगे वो। तब फिर हम लोग साफ करते करते पुरानी फोटोएं जो कैलेंडर आते थे उनको फंका देते थे, नए कैलेंडर आते थे। मगर मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो कैलेंडर था उसको संभाल के रखता था। अच्छा। कि मैंने बोला नहीं, इनको मतलब देखना है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक। तो एक मन में एक घर कर लिया था, कुछ भी हो जाए, कभी मौका मिले तो ये वर्दी जरूर पहनेंगे। अच्छा, नेताजी से आप सुभाष चंद्र बोस से काफी बहुत प्रेरित हूँ और आज भी वो चीज़ें घूमती रहती है कि भाई तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। आज हमें खून देने की जरूरत नहीं है, आज प्यार भाव देने की जरूरत है कि आप हमें आशीर्वाद और प्यार दीजिए, हम देश को एकता में जोड़ के रखेंगे। आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी? पहली ट्रेनिंग तो मैंने नासिक महाराष्ट्र में किया। मैं भारतीय तोपखाने के अंदर एक तोपची के रूप में किया। पहली पोस्टिंग मेरी फिरोजपुर में थी। उसके बाद फिरोजपुर के बाद हम राजस्थान में भी रहे। राजस्थान के बाद में ऐसे फौज में सिलसिला चलता रहता है, कभी जबलपुर है, कभी दिल्ली है, इधर उधर टेम्परेरी ड्यूटी में जाते रहते हैं। मगर जो पहला मेरा पराक्रम था वो था ऑपरेशन रक्षक, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जहाँ पर पहली बार हमने बर्फ़ को देखा और पहली बार हमने एहसास किया कि भाई कैसा श्रीनगर है। क्योंकि कश्मीर की कली जो शशि कपूर की पिक्चर है उसमें हमने देखा था कि भाई कश्मीर की कली के अंदर कश्मीर कैसा है। आज हम साक्षात बर्फ़ देख रहे थे। मगर हमारे सीनियर बोले थे भाई आप लोग यहाँ, हम लोग यहाँ जो टूरिज्म बन के नहीं आए हैं, हमारा काम है यहाँ पर जो हमारे कश्मीर का सवरक का जो सत्यानाश कर रहे हैं या इसको जड़ से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उन आतंकवादी को हमने मिटाना है। और उसके बाद में पहली बार हमने वहीं पर AK-47 देखी, 56 देखी, क्योंकि हमारे पास 303 SLR वगैरह रहते थे। टांडा में जब इनका नाम आया था संजय दत्त जी का 93 के अंदर, जी जी तब हमने नाम सुना था कि कोई AK-47 या 56 कुछ है, लेकिन आज हमारे हाथ में थी। अच्छा। तो बड़ा अनुभव था, पूरे दिन देखते रहते थे। फिर फायरिंग किया और 2 महीने तक ट्रेनिंग दिया, जनता ने कैसे फायरिंग होती है वहाँ के बारे में सोचा। फिर जो दूसरी सेना थी वो चली आई, फिर हमारे अंडर में गांव आ गए थे। हमारा वहाँ पर रोल था, तोपें हमारी जमा हो चुकी थी। गांव गांव जाकर के हम लोगों ने आतंकवादियों को ढूंढना है, गांव की रक्षा करनी है वहाँ को। दिन में हम लोग रोड अपनी पोस्ट में रहते थे, जैसे आप लोग घूमने आते हो तो आप देखते हो रोडों के ऊपर फौजी खड़े रहते हैं। सब हमारा काम रहता था कि भाई शांति, अमन और शांति का काम था। कश्मीरी में रह करके हमने एक चीज़ सीखी, कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स करने का मौका मिला, कश्मीरी भाषा सीखने का मौका मिला। 2 महीने भाषा सीखी, 2 महीने किसी को सिखाया, डबल एक्सपीरियंस आया। डबल एक्सपीरियंस आने के बाद में हमारे रेजिमेंट का एक खुफिया विभाग था, तो हमारे कमांडिंग अफसर को पता चला कि नहीं भाई ये था। उसमें काफ़ी बंदे थे, हमारे सीनियर थे, अशोक पाटिल साहब, उदयराम साहब हमारे इंचार्ज थे,
और ऑप्शन इंचार्ज थे, तो काफ़ी टीम थी हमारी। जी उनमें से एक रोल मेरा भी था, एक अहम रोल, जिसमें कि मैं कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया जी और मैं अपनी कश्मीरी वेशभूषा में रहता था, फयाज नाम था। और हम लोग दिन रात हम लोग प्रोटेक्शन पीछे हमारे रहते थे, हम लोग घूमते रहते थे ये जानकारी निकालने के लिए कि आतंकवादी कहाँ छुपे हुए हैं। अच्छा हम लोग बहुत जगह ढूंढते थे, काफ़ी मुठभेड़ हुआ। इससे एक फायदा हुआ, हम लोगों ने लगभग हमारी बटालियन ने 8 आतंकवादियों को मौत की घाट उतारा, जिसमें हमारे एक अवतार सिंह सर शहीद हो गए। सही जी। सर आपको कितनी भाषाएं बन जाती हैं? जैसे आपकी अलग अलग जगह पोस्टिंग रही, अलग अलग भाषा नहीं देखो, अलग अलग तो ऐसा नहीं है। मैक्सिमम मुद्दा तो कश्मीर के अंदर जैसी प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, जहाँ पर टेररिज्म है, जी बाकी तो भाषा सीखने का मतलब नहीं रहता। हम लोग फौजी आदमी हैं, वहाँ पर अंग्रेजी या हिंदी ही चलती है। एक हिंदुस्तान की सेना ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर भिन्न भिन्न जातिवाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद से व्यक्ति आते हैं, जी मगर अनेकताओं में एकता की मिसाल है, वो है हमारी भारतीय सेना। आज देखिए हम लोग यहाँ 4 बैठे हैं, तुम कौन मैं कौन, क्या सरनेम, इसी के चक्कर में रहते हैं। लेकिन नहीं, सेना में ऐसे कुछ नहीं है। तुम परमार हो, तुम राम हो, तुम सिंह हो, तुम चंद हो, तुम जो भी है, सिर्फ हम भारतवासी हैं। भारतवासी। यहाँ देखिए आप, मेरा समाज मेरा ही है, नहीं, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा भारतवर्ष हमारा है। यही हमने सेना में सिखाया है। जी जी। सर हमने पिक्चरों में देखा है ये फौजियों की मतलब काफ़ी डिसिप्लिन वाले होते हैं, इनकी दिनचर्या कैसी होती है आप लोगों की? यानी देखो, दिनचर्या ऐसे है कि हम लोग जब 18 या 19 साल के फौज में जाते हैं जी और जब 20 साल तक आप सेना में रहते हैं तो वो आदी हो चुके होते हैं। 17-18 साल की हम लोग पढ़ाई करता है, बच्चे रहते हैं। जी उसके बाद में जब हम सेना में जाते हैं तो अनुशासन ट्रेनिंग सिखाई जाती है, तो फिर वो आदमी उसी में ढल जाता है। अर्ली मॉर्निंग उठ करके शेविंग करना है, बुर्श करना है, साफ सफाई रखना है, पर्सनल हाइजीन, ऐसा नहीं नाखून बढ़ा लो, जी मेंटेनेंस की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद टाइम टेबल होता है, खाना खाना है, दोपहर में लंच करना है, तो ये चीज़ें हमको सिखाई गई। आज मैं भले ही मैं रिटायरमेंट भी हो गया हूँ, आज भी मैं अर्ली मॉर्निंग 5-5:30 बजे उठता हूँ। आज भी वही नित्य है, सवेरे उठते हैं, पानी पी करके वॉकिंग वगैरह करते हैं, भले ही कंडीशन जितना होता आज भी चलता हूँ। उसके बाद में अपना नहा धो करके भगवान का आराधना पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, पूजा पाठ करने के बाद में उसके बाद में फिर अपना नाश्ता वगैरह करते हैं। तो यही दिनचर्या है। उसके बाद में पूरे दिन काम चलता रहता है, आना जाना लगा रहता है, घर में काम करते रहते हैं। अभी तो फिलहाल तो, पहले हम ड्यूटी करते थे 24 घंटे, आप पहले भी बिजी थे, आज भी बिजी हैं। जी जी। आप फौजी ना होते तो क्या बनते? मतलब दूसरा ऑप्शन मेरे पास नहीं था, अच्छा मगर बेरोजगारी के बारे में मुझे ये था कि मतलब अगर मुझे नौकरी नहीं मिलती, पहली बात तो मैं आज के युवाओं को बोलना चाहता हूँ कि हम नौकरी के पीछे नहीं भागे। ये मैं क्यों बोलना चाहता हूँ नौकरी के पीछे? अगर आपके गांव में कितने नौकरी वाले बंदे हैं, वो सिर्फ 10, 20, 50, 200 कितने भी रहेंगे, वो अपने आप को ही देखते हैं ना। सही बात है सर। आप देखा कभी किसी नौकरी वाला दूसरे आदमी को, उसको सीमित रहता नहीं, मुझे नौकरी मिल गया मैं मेरे परिवार को देखूँ। तो सही बात है मैं चाहता हूँ कि बिजनेसमैन बनिए। अगर आपके गांव में 2 बिजनेसमैन भी आएंगे ना, तो कितने आदमी को उद्योग देने की सोचेंगे। नौकरी वाले 10 भी रहेंगे ना, तो दूसरे का भला नहीं कर सकते, लेकिन अगर बिजनेसमैन रहेगा तो वहाँ अगर कोई फैक्ट्री खोल देगा तो कितने आदमी को भला कर सकता है। तो मेरा आज की सोच ये है कि भाई आप बिजनेसमैन बनने की कोशिश करिए, ना कि नौकरी देने वाले बनो, ना कि नौकरी पाने वाले। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरा पहला फोकस तो यही था कि भाई मैं हिंदुस्तान की सेना में आऊँ। अगर मुझे नौकरी नहीं मिलती सेना में, तो मैं नौकरी के लिए नहीं आया, क्योंकि पहला फोकस था मेरा अगर मैं नौकरी लगूंगा। बचपन से सपना था आर्मी में आने का, मगर फिर जब बड़े हुए तब हम सोचने लगे कि भाई जैसे अगर बाई दिवा मैं नौकरी कोई ना मिले, तो मुझे ये था कि मैं बहुत काम करने वाला बंदा था, किसानी परिवार से थे, दादाजी खेतीबाड़ी करते थे। तो हम ये सोचते थे कि भाई मैं डायरी खोलूँगा, खाने पीने का बड़ा शौक था, मैं कढ़ाई में दूध उबाल के पीता था। अच्छा। तो 8-10 भैंसे रखेंगे, और मैं खुद मेहनती आदमी था, आज भी हूँ, जी जी भले कंडीशन कैसी भी हो, फिर मैं इन चीज़ों का व्यापार करूँगा और एक मस्त मौला ज़िंदगी जिएंगे। अगर मजदूरी, मेरा आज भी कोई भी कार्य आप दिल से करिए। अगर आप किसी के पास मजदूरी भी करने जाते हो, तो मेरा ये विश्वास था कि भाई उस टाइम आपकी 12 रुपये मजदूरी चलती थी। 12 रुपये क्या होता है? तो मैं बोलता था भाई 15 रुपये दो, काम तुम्हारा, पैसे मेरे, मतलब 15 रुपये में तुम्हारे पूरे कर दूंगा। मतलब दबा के काम करेंगे तुम्हारे 15 रुपये में, मतलब ऐसी नौबत नहीं है। लेकिन मेरा ये विचार था कि भाई 100% देने की कोशिश करो। जी जी। फैमिली और ड्यूटी आपके लिए पहले क्या आता है? पर राष्ट्र सर्वप्रथम है सर, ये तो पहले भी हुआ है, क्योंकि फैमिली बाद में आती है, हमारा परिवार बाद में आता है।
जब हमने ये वर्दी पहनी थी तब हमने ये सोच के नहीं पहनी थी कि हमने अपने परिवार के लिए, क्योंकि सैनिक तो हमेशा राष्ट्र को समर्पित होता है और हमने तो पैदा ही हुए ही इस मातृभूमि के लिए हुए सर। जब तक जिएंगे इस राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ, हर कदम आज भी जो चलता है इस राष्ट्र को समर्पित है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज द राष्ट्र सर्वप्रथम। इस तिरंगे को नमन करता हूँ मैं, और तिरंगे के साथ साथ मैं ये भी बताता हूँ आज कई सालों से, आज गवर्नमेंट ने तो आज बोला है कि भाई तिरंगे को सलाम करो, ये करो वो करो, नहीं, मैं तो कई सालों से तिरंगा चढ़ा रहा हूँ, लगा रहा हूँ। मेरे घर के सामने आज भी नित्य तिरंगा चढ़ता है और नित्य उतरता है। जी जी। तो दिल से बसा हुआ है, फॉर्मेलिटी मत करिए, दिल में काम करिए। सही बात है सर। सर आपके 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, तो उन्हें भी आप फौज में भेजना चाहेंगे? नहीं, मेरे को 2 लड़के हैं, एक लड़की है। अच्छा, 2 लड़के। फौज का अच्छा है कि बड़ा लड़का तो मेरा फौज के लिए मना कर रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो बाहर बिजनेस का काम सोच रहा है जी। और छोटा लड़का मेरा जाने के लिए तैयार है। भेजने की कोई सवाल ही नहीं है सर, क्योंकि हमने तो वर्दी पहनी। मैं तो बोलता हूँ कि जो वर्दी पहनने के बाद जो मुझे चोट लगी, मुझे जल्दी बाहर करना पड़ा, तो मैं तो हमेशा ही सोचता हूँ सर, एक जन्म तो क्या हज़ारों जन्म भी इस राष्ट्र के लिए बिल्कुल कुर्बान है। और मैं जब भी आगे भी जन्म लूँ तो इस राष्ट्र के लिए ही जन्म लूँ, और अगली बार भी मैं भारतीय सेना का सैनिक बन करके देश सेवा करूँ। और यही मेरी प्रेरणा रहती है, मेरे बच्चों को भी यही प्रेरणा है। मुझे कभी रुकावट नहीं है, मगर आज जनरेशन युवा चेंज हो चुका है, मगर छोटा बेटा बोल रहा है कि मेरे को आर्मी में जाना है। जी जी। किस तरह से आप चाहेंगे कि लोग आपको याद करें? एक सैनिक के प्रति, जो एक सैनिक था, आज भले ही हम जिंदा हैं, आज भले ही हमको याद ना किया जाए, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में एक मूर्ति पूजन पर विश्वास ज़्यादा रखते हैं कि जब तक थोड़ा मरेगा नहीं तब तक हम उसको सही बोलेंगे नहीं कि ये सही था। जब तक आप जिंदा, कितने महापुरुषों को उठा लीजिए, चाहे वो बाबा साहब भीमराव को उठा लीजिए, चाहे वो शिवाजी को उठा लीजिए, चाहे वो अपना मेवाड़ के जो अपने ये थे महाराणा प्रताप जी थे, मतलब जिसको भी आप उठाएंगे ना, इतिहास, झांसी की रानी को लगा लो, किसी को भी लगा लो, मगर जब तक वो जिंदा थे हम ही लोग टांग खींचने वाले थे। जी। आज वो इस दुनिया में नहीं है तो हम लोगों सबको पकड़ लिया है, यही सब कुछ महान थे। वैसे ही आज भी हर सैनिक महान है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये राष्ट्र जब भी हमको याद करे, एक सैनिक के तौर पे याद करे, और मैं यही चाहूँगा कि जब भी मैं इस संसार से विदाई लूँ, एक सैनिक के तौर पे लूँ, क्योंकि इस मातृभूमि से बड़ा कोई भी चीज़ नहीं है सर। इसलिए हम इस भारत भूमि को माँ कहते हैं। हिंदुस्तान के अंदर ही हम लोग यही बात करते हैं कि भारत माता की जय, माता बोलते हैं। आप देखिए कितने हमारे देश हैं, कहीं पर भी हम लोग ये नहीं बोलते हैं। कोई बोलता है माता, पृथ्वी बोलता है ना, धरती बोलता है, अर्थ जो भी बोले, मगर हिंदुस्तान के अंदर ही इतने आदमी रह करके भी चाहे कोई भाषा में बोले, वो इस मातृभूमि को भारत माता बोलता है। तो एक अलग से प्राउड आता है कि देखो हम कितने संस्कारी हैं जो इस धरती को माता बोलते हैं। तो यही चीज़ है सर। तो मैंने तो यही सोचा है कि जब भी ये राष्ट्र याद करे, मैं एक सैनिक के रूप में याद किया जाना चाहिए कि हाँ, एक सैनिक था जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया और आखिरी सांस तक इस राष्ट्र के लिए समर्पित किया। देश के युवा युवतियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? युवा युवतियों के लिए यही देखो, आज तो बहुत बच्चे ना ट्रस्ट में आ जाते हैं, हरासमेंट में आ जाते हैं। अभी आजकल युवाओं को देखिए, आज जो पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे बोलते हैं बहुत माइंड में प्रेशर है, फलाना है। अगर प्रेशर तुम्हारे को 10वीं क्लास में प्रेशर आ गया तो क्या जीवन जी रहे हो? प्रेशर का काम है, बताइए। माँ बाप तुम्हारी फीस भर रहे हैं, मोबाइल तुम्हारे को लाके दिया हुआ है, टीचर तुम्हारे को हाथ नहीं लगा सकते हैं, तो फिर प्रेशर किस चीज़ का हमें आप बताइए। ये सोचने वाली बात है ना। कपड़े तुम्हारे को मनचाहे मिलते हैं, खाना तुम्हारे को मनचाहे मिलता है, फिर प्रेशर मेरे को नहीं समझ में आया कि प्रेशर किस चीज़ का है। वैसे ही जीवन के अंदर आज बहुत से आदमी हैं, उनके पास धन दौलत बहुत कुछ रहता है, मगर फिर भी वो बंदे बोलते हैं अरे दीपचंद जी ये हो गया, अरे दीपचंद जी वो हो गया। मतलब ये जीवन नहीं जी रहे हम लोग, जीवन को काट रहे हैं। बहुत आदमी बोलता हूँ मैं क्या हाल है सर, जीवन को काट रहे हैं। काय को काट रहे हो? खुश हो गए जीवन। ये जीवन युगों युगों तपस्या के बाद में हमें मानव जीवन मिला है, और इसको हम मार काट में, लड़ाई झगड़े में, बहसबाजी में बिता देते हैं। क्या मतलब है? इस जीवन का महत्व समझिए कि मेरे को ये जीवन मिला है, इसको मैंने किस तरह से इसका निर्वाह करना है, किस तरह से मैंने देश के लिए कुछ करना है, या किस तरह से मैंने एक संगठन को, जैसे हम लोग आर्मी में ही सिखाया जाता है कि कैसे संगठन को लेकर चलना है, वैसे सीखिए चीज़ों के लिए। तो यही एक है कि भाई युवाओं से कि जो भी कार्य करें अच्छा करें, ट्रस्ट में ना आए। ट्रस्ट में आने के बाद कोई गलत काम ना उठाए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आत्महत्या कर लेते हैं, नंबरों को ऊपर आंकते हैं हम लोग। देखिए मुझे देख लीजिए, मैं फेलियर में था। फेलियर बोलते हैं कि हम 3 आदमी ऐसे थे क्लास के अंदर जो बिल्कुल
रद्दी टाइप में बोलते थे, रद्दी। जी। और उससे लास्ट में बिठा जाते थे। अच्छा। मगर फिर हम बीच में बैठ जाते थे, फिर टीचर हमारे डंडे पर मारता था, पीछे चलो बोले। तो आज देखिए, हर अगर आप अच्छा काम करेंगे, जैसा आप दे रहे हो ना वैसा ही आपके पास लौट के आएगा। सर। और ये कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, जी जी। देखने की जरूरत ही नहीं है। तो वही है, तो उस टाइम हम पास हो गए। हम अपने आप को ये नहीं बोले कि हम ही मतलब ये थे, लेकिन बिल्कुल पढ़ाई में इतना नहीं था, बदमाश नहीं थे, लेकिन पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, पढ़ाई में होशियार नहीं, इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन नहीं दिमाग में चलता था। लेकिन आज वही टीचर बोलते हैं, देखो भले ही पढ़ाई के अंदर स्कूल के अंदर रद्दी थे, आज देश के अंदर रद्दी नहीं है, देश के अंदर एक नाम कमा के रखा हुआ है। तो जैसा हम लोग बांट रहे हैं वैसा हमको मिल रहा है। भावना एक दूसरे के प्रति सही होनी चाहिए, लेनदार मत बनो, बनना है तो किसी का सारथी बनो, न कि स्वार्थी बनो। सारथी बनोगे तो क्या पता किसका हित हो जाए, किसकी मंजिल को हम लोग चढ़ा दें। स्वार्थी बनेंगे तो एक दिन अपना भी ऐसे ही हाल होगा जैसे दूसरों का होगा। सही बात है सर। कल हमने आपकी स्पीच सुने सौर के सम्मान प्रोग्राम में, बब्बर शेर की तरह आपकी आवाज, इसके पीछे का राज बताइए सर। देखो, इसके पीछे का राज है त्याग और राष्ट्र को समर्पित। आज हम लोग, मैं जहाँ भी जाता हूँ, हर आदमी एक दूसरे से हम लोग दोस्ती करते हैं। आप पत्रकार हो, सबको लगता है कि यार मुझे ये मिल जाएगा इससे, हम बड़े आदमी को पकड़ते एक नेता है, ये मुझे काम आ जाएगा। नहीं, मैं सोचता हूँ फट दैट है जीवन में। हम क्यों किसी का सहारा बने? मैं चाहता हूँ मैं किसी का सहारा हूँ, नहीं कि मैं किसी से सहारा लूँ। कंडीशन भले ऐसी हो, मैं इसलिए बोलता रहता हूँ कि चाहे हाथ पाँव होना हो, चाहे हाथ पाँव होना हो, बची ज़िंदगी में हौसले काफ़ी है। और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। तो हमेशा ये सोच के चलिए। देखिए, आज अगर आपकी कहानी है, आज आप मोटिवेशन स्पीकर जिसको बुलाते हैं, जी, जितने भी हिंदुस्तान के मोटिवेशन स्पीकर हैं, क्या कहानी सुनाते हैं आपको? जी, एक बार अकबर ये कर रहा था, एक बार महाराणा प्रताप ने ये कर लिया, एक व्यक्ति ने ये कर लिया। किसी की कहानी, मेरी खुद की कहानी है। ये सोचने वाली चाहिए, मैं किसी का क्यों उदाहरण दूं कि जी एक टाइम था, एक राजा था, वो जंगल में चला, काहे वो कहानी सुनाए हम लोग, काहे वो काल्पनिकता के जिए। मेरी खुद की एक कहानी है ना, जब आपके सामने जिंदा जागता जीवन है। तो इसलिए ऐसे रियल हीरो बहुत हैं, उनकी कहानी जरूर सुनिए। और मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से एक बात और बताता हूँ, 3 पराक्रम में जो मैंने भाग लिया है। ऑपरेशन रक्षक, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ऑपरेशन रक्षक चलता है जी, जो वहाँ आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ होती है, हमेशा चलता रहता है वो जी। वहीं पर हमारी फौज लगी थी, चाहे RR हो, चाहे बाकी इमरजेंसी उनके जाती, वो उसको बोलते हैं ऑपरेशन रक्षक, जो आतंकवादियों के साथ में मुठभेड़ होता है। उसके बाद में दूसरा था ऑपरेशन कारगिल विजय, जो कारगिल का 99 का युद्ध हुआ था, उसको ऑपरेशन विजय बोलते हैं। तीसरा जो पराक्रम था वो था ऑपरेशन पराक्रम। वो पराक्रम का नाम ऑपरेशन पराक्रम क्यों पड़ा? क्योंकि पार्लियामेंट में जब अटैक हुआ उस टाइम उस पार्लियामेंट अटैक होने के बाद में पूरी आर्मी को डिप्लॉय किया गया, और उस टाइम उसको एक नाम दिया जाता है इस लड़ाई का, ऐसे जैसे कारगिल आप लोग बोलते हैं, लेकिन हमारी तरफ से कारगिल लड़ाई नाम नहीं था, ऑपरेशन विजय वो नाम था। कारगिल तो वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है, द्रास में है, तो इस कारण से वो कारगिल बोलते हैं, वरना हमारी फौज की तरफ से क्या था, ऑपरेशन विजय वो नाम था। उसी तरह इसका जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ उसका नाम था ऑपरेशन पराक्रम। तो ये 3 पराक्रम में मैंने भाग लिया है। और ऑपरेशन पराक्रम में भी युद्ध नहीं हुआ, हम लोग आमने सामने रहे, राजस्थान बॉर्डर पर रहे 1 साल तक। जब रुकने के बाद में आमने सामने रशिया का, अमेरिका का भारी प्रेशर आने के बाद में हम लोग मूव का ऑर्डर मिलता था। वहाँ पर कई बार हम लोग शिफ्टिंग करते थे, अम्यूनिशन इधर उठाओ उधर उठाओ। भाई अभी हमारे को एक्सपीरियंस था कि भाई युद्ध, कारगिल का भी हमको एक्सपीरियंस था, युद्ध लड़ेंगे तो अच्छा लड़ेंगे। मगर 1 साल बाद, 1 साल तक युद्ध नहीं लड़ा, तो रियर का लोकेशन आ गया। रियर लोकेशन जो हमारा सिकंदराबाद में था, वहाँ पर हम लोग वैसे ही थे जैसे भी हम बैठे, अनलोडिंग कर रहे थे स्टोर अनलोडिंग करते हुए धमाका होने से मेरा ये हाथ उड़ गया, और मैं हाथ को लेके ऐसे बैठा था, मेरे लीवर वगैरह में भी यहाँ ब्लड, पीटे टेस्ट में था, पूरा पेट चलनी हो चुका था, और यहाँ ब्लड आ रहा था। तो मैं ऐसे ब्लड को साफ किया और ऐसे 2 बार उठने की कोशिश की। मैं धातु में आदमी हूँ, दूसरी बार भी कोशिश किया, और तीसरी बार जब नहीं उठागा तो मैंने ऐसे बोला, और ऐसे ब्लड साफ करते हुए 2 ही व्यक्तियों को मुझे ध्यान आया, एक तो हनुमान जी का और एक मेरी बीवी का। हनुमान जी को मैंने ध्यान आया कि भाई आज के दिन तो मृत्यु आ नहीं सकती है, बजरंगबली तेरा भक्त हूँ, और बीवी के बारे में यह आया कि तो इतनी जल्दी विधवा नहीं हो सकती है। तो फिर मुझे एक हवलदार जी भी था हमारे साथ, नागेश्वर सर, उसको चोट लगी तो वो बरंडे में से जैसे बाहर गिर गया, उसको उठा के हॉस्पिटल में लेके चले गए। जब मुझे
लेने के लिए जब तक आना तब तक मेरे आजू बाजू में टेंटों में आग लग गई। आग लगी रही है, मेरी मूछें उससे बड़ी बड़ी होती थी, पूरी मूछें माथे जल गई, बाल जल गए और मैं हिल नहीं सकता था। मेरे सामने दाएं बाएं आग लगी, तो वो भी मेरे को नुकसान हो रहा था क्योंकि एक तो ये बारूद का तो हो गया और आग भी लगी। फिर जब बचाने के लिए बंदे आ रहे थे मुझे, तो पीछे से किसी ने एक ने बोल दिया कि एक बम और फट जाएगा, तो बंदे जो आने वाले थे वो भागे पीछे। फिर कुछ मिनटों बाद में जेठ सिंह भाटी पहला जो शख्स था उसने एंट्री मारी और उसने बक्सा जैसे खींचा, देखा तो मैं पीछे बैठा, उसने फटाफट जंप करके बूटों से आग बुझाई। फिर हमारे जितने भी थे, किशनलाल सर था, हमारे लखविंदर पाल साहब थे और कई जवान थे जिन्होंने हमें फिर उठाया। जब उठाने के बाद में वो रो रहे थे क्योंकि मेरी आंतड़ी बाहर थी, हड्डियाँ उधरी गिर गई, बंदा उठा रहा था पाँव को। तो मैं उनको बोला था रो मत यार, मैं ठीक हूँ, लेकिन उनको ये लग रहा था कि साला जब आंतड़ी इस बंदे की बाहर है तो ये तो लास्ट चांसेस है, इसका हाथ उड़ चुका है, पूरा पेट फट गया, दोनों टांगे कटने वाले, कोई मतलब नहीं है, ये लास्ट में ऐसे बोल रहा है। फिर मुझे हॉस्पिटल में पहुँचाया और मेरे सीओ को बोला गया कि भाई ऐसे ऐसे नागरिक को चोट लग गई। सीओ साहब चप्पल के अंदर ही भागा हुआ है। आने के बाद मैं डॉक्टर से पूछा क्या क्वेश्चन है, डॉक्टर ने बोल दिया कि ही द डेथ। तो सीओ साहब भी हैरान हो गया, वैसे कैसे हो गया, क्या हो सकता है। वैसे कुछ सांसें बची हुई है, 5% चांसेज हैं, अगर ये बच जाएगा तो इसके टांगे टुके काट देंगे। शिव साहब ने बोला मैं साइन करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। इधर मेरे लिए रेजिमेंट में पूजा पाठ शुरू हो गई और इधर डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। पूरी रात चले ऑपरेशन के दौरान मुझे लगभग 17 बोतल खून की चली थी और पूरी रात ऑपरेशन चला और उस जान बचाने के लिए डॉक्टर ने मेरी टांगे काट दिया और मुझे 72 घंटे का टाइमिंग दिया गया कि 72 घंटे बाद अगर होश आएगा तो फिर हम लोग बताएंगे कि क्या कंडीशन है। मगर जाको आँखें सही है, मार सके ना हुए। 12 घंटे बाद ही मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा भाई आईसीयू में हूँ, पूरा कपड़े हैं नहीं, पूरा IV चल रहा है, ब्लड चल रहा है, इधर पाइप, मुंह में पाइप, सब जगह पाइपिंग इधर सब कुछ। तो उसके बाद फिर मैंने देखा तो मेरे दो दोस्त दाने संतोष खड़े हुए, तो सुन रहा हूँ खोली हुई। उन्होंने नर्स को बताया कि होश आ गया, मैं ऐसे पलट के आ रहा हूँ और सुन रहा हूँ और हिल नहीं सकता था क्योंकि पाइपिंग भी लगी हुई है और रात को ऑपरेशन हुआ। तो मैंने सुना कि उन्होंने नर्स को बताया, नर्स ने डॉक्टर को बताया फ़ोन करके और डॉक्टर ने शिव साहब से बात किया कि सर जवान को होश आ गया और शिव साहब के मुँह से निकला, मेरे शिव साहब के मुँह से कि अभी नहीं मरेगा। तो वो मेरे CO कर्नल जी के महेंद्र दत्ता सेना मैंने का जो बोला हुआ सत्य आपके सामने है और अब मैं घूम फिर रहा हूँ और आराम से अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ सर। तो ये चीज़ें इतना आसान नहीं हुई। उसके बाद 3 साल तक मैं हॉस्पिटल में रहा। मेरी बीवी जब मुझसे मिलने आती थी तो मैं आगे तकिया लगा देता था ताकि भाई मेरी बीवी को ये ना पता चले कि मेरी टांगे चली गई है, खाली हाथ काफ़ी महीनों बाद, दिनों बाद उसको पता चला कि मैं इसकी टांगे मिली, मगर मुझे पता नहीं चलने दिया था। मैंने बोला हम तो दुखी हैं, दूसरों को दुखी करना। तो यही सैनिक का कर्तव्य रहता है। हम सब कितने भी दुखी रहे मगर हम राष्ट्र को एक सुकून और चैन की जीवन देखना चाहते हैं। हम इस युवाओं को एक ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई इस तरह हम लोग इकट्ठे होकर के युद्ध लड़ रहे हैं, इकट्ठे होकर के अपना टाइम बीत कर रहे हैं, आप लोग किसी की लड़ाई कर रहे हो, प्रेम हो जाए, प्रेम से रहो, मतलब कि एक हो जाओ, देश क्यों प्यारे हो, क्यों बेवजह से मुँह फैलाए बैठे हो। एक हो जाओ देश के प्यारों, क्यों बेवजह से मुंह फैलाए बैठे हो और क्यों बेवजह से हिंदू मुसलमान बने बैठे हो। तो आज हिंदू मुसलमान के अंदर हम लोग लगे रहते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि इस राष्ट्र को नव निर्माण करना पड़े या ओल्ड वाले निर्माण पड़े तो अनेकता में एकता जैसे हिंदुस्तान की सेना काम कर रही है वैसे काम करोगे तभी जाके देश का हमारा अच्छा हो जाएगा। सर हमने सुना आप बाइक चला लेते हैं? हाँ, मैं वो स्कूटी चलाता हूँ। स्कूटी? हाँ बिल्कुल, और स्कूटी से मैंने लगभग 300 किलोमीटर का सफ़र तय किया है कंटिन्यू जी। और उसमें मेरी बीवी को मैं शिमला तक घुमा के लेता हूँ। अरे वाह सर जी। सर वो जैसे अपने साथ ये हादसा हुआ तो उसके बाद वो जैसे कोई अगर बचपन से कोई विकलांग है समझ लीजिए तो ठीक है, लेकिन अचानक अपने साथ ऐसा हादसा होता है तो फिर कैसा गुजरता है, मतलब उस बारे में? देखो, एक बार जो दिव्यांग आदमी रहता है बचपन में से वो पैदा होता है तो उसको इतना प्रॉब्लम नहीं आती जी। हमको सर्वाइवल करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपने एक अच्छा जीवन जिया हुआ है जी सर। जब फिर ये आती है तो मुझसे जब चोट लगी तो मुझे कोई पूछता था कि क्या हुआ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। तो मैं बोलता था कि भाई मेरे साथ ही क्यों हुआ। नहीं तो मैं भी क्रॉस कंट्री दौड़ता था और अपने आप को एक सोचता था कि घुटनों में दम, जैसे आप भी यंग हो तो मैं सोचता था कि मैं ही सब कुछ हूँ।
सड़ा जब जवानी का जोश आता था हम सोचते हैं हाथी को उखाड़ के फेंक देंगे, सही बात। और अपने अंदर तो पूरा जोश था, आप देख ही रहे हो आप भी। जी, जी। तो ये मेरा एक मन में था कि झुकना नहीं है, एक कहावत को चेंज करना है कि कल आपके पास मेरे बच्चे ये ना बोलने के लिए आए कि अंकल या भैया आपको तो पता है मेरे पापा की क्या कंडीशन है। मेरी बीवी किसी को ये ना बोले भाई साहब आपको तो पता ही है मेरे पति क्या कंडीशन है। मैंने बोला नहीं इस चीज़ को चेंज करना है, और चेंज कौन कर सकता है, तुम खुद कर सकते हो। भगवान तभी हमारे साथ देगा जब हम खुद उठेंगे। तो मैंने मन में हिम्मत किया और मैंने बोला कि आज से मेरे बच्चे में से प्राउड करेंगे मतलब। और मैं 6 महीने बाद जब मुझे ये टांगे मिली थी दूसरी बारी, तब फिर मैंने इस मातृभूमि को दोबारा से नमन किया था, इस मातृभूमि के ऊपर माथा टेका था कि हे माँ, जैसे तूने मुझे बचपन में चलना सिखाया तो दोबारा से मुझे वो जोश दे दे और दोबारा से मुझे चलना सिखा दे। और इन्होंने मुझे ऐसा अच्छा आशीर्वाद दिया, आज पाँव रुके नहीं गए हैं मतलब। हमें हमारे देश को सर पर गर्व है, नाज है। सर एक अंतिम सवाल, जो युवक युवती फौज में जाना चाहते हैं वो कैसी तैयारी करें? देखो फौज में आजकल बहुत कुछ आ चुका है, कंपटीशन भी आ चुका है। आप ऑफिसर में जाना चाहते हो, जवान में जाना चाहते हो, ऑफिसर के लिए भी 5 साल 10 साल पहले भी था, परमानेंट का भी है, जवान का भी 4 साल का भी है और परमानेंट का भी है। तो फौज के लिए यही है कि भाई अगर आपने फौज में जाना है तो पहले तो आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। अगर आप फौज में नौकरी के लिए जा रहे हो तो मत जाइए। देश सेवा के लिए जा रहे हो, पहले अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हमको ये है कि आप जितना मिला उसमें संतुष्टि होनी चाहिए। बाहर आपको पैसा जरूर मिलेगा मगर ये देशभक्ति नहीं मिलेगी। तो सेना में यही है युवाओं से, तैयारी करने से पहले मन की तैयारी जरूर करिए कि मैं वहाँ धन कमाने जा रहा हूँ या सेवा करने जा रहा हूँ। धन कमाना तो फिर आप सेना में मत आइए, ये आपको बता रहा हूँ। आपको धन कमाना तो फिर अपने घर पर ही, आप कोई और जॉब ढूंढिए। सेना के अंदर अगर आपने आना है तो आपका एक त्याग होना चाहिए और आपने ये सोचना चाहिए कि मैं किस लिए जा रहा हूँ, न कि लेने के लिए, देने के लिए जा रहा हूँ। तो वो त्याग होना चाहिए। जैसे हम लोग पैदा होते ही या भर्ती होते ही जब हम लोग सोचते हैं तो अपना गांव, प्यार, माँ बाप सब कुछ त्याग देते ही देंगे, इसके लिए आते राष्ट्र के लिए। तो वैसे ही आने वाले टाइम में हमने ये त्याग देना है कि नहीं, राष्ट्र सर्वप्रथम है, न कि हम खुद सर्वप्रथम हैं। तो तभी जाकर के हम देश का ये सुधार कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। और हमें बहुत अच्छा लगा सर से मिलकर।